हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। हम कर रहे हैं पैराजंबल्स लॉन्ग फॉर्म वाले, जिसमें S1 S2 वाला जो ट्रेंड रिसेंटली एग्जाम में आया है उसके कुछ बहुत अच्छे सवाल करेंगे। शुरू करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सीधा सीधा सवाल पर आएंगे। ये है S1, ये है S6, दोनों अपनी जगह पे फिक्स्ड हैं। बीच के 4 हमें अरेंज करना है। पहले हिंदी समझ लेते हैं। लिखा है, देयर इज नो डाउट दैट द रूल्स गवर्निंग इंपोर्ट्स, मैन्युफैक्चर एंड द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स नीड टू बी फर्दर टाइटेंड अप। लिखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो नियम है, जो रूल्स हैं, इंपोर्ट के रूल्स जो हैं, मैन्युफैक्चर के जो रूल्स हैं, या पेस्टिसाइड्स जो हम लोग खेतों में यूज करते हैं ना, कीटाणु मारने के लिए, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, तो पेस्टिसाइड्स का जो इस्तेमाल है उसको और सख्त करने की जरूरत है, उसको और टाइटन अप करने की जरूरत है। S6 में लिखा है, एट द सेम टाइम, उसी वक्त पे, बेटर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स आर नीडेड to check the discharge of poisonous gases and chemicals by a host of other industries which are equally responsible for poisoning our world। लिखा है, उसी वक्त पे पोल्यूशन कंट्रोल के और बेहतर मेजर्स की जरूरत है, ताकि जो जहरीले गैस डिस्चार्ज हो रहे हैं या जो केमिकल्स से डिस्चार्ज हो रहे हैं हमारी इंडस्ट्रीज में, वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं हमारे आसपास के माहौल को खराब करने के लिए। उनको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। ये S1 और S6 फिक्स था। हम पी पर आते हैं। लिखा है, बट अ मोर प्रैक्टिकल एंड फिजिबल अप्रोच इज रिक्वायर्ड टू टैकल दिस प्रॉब्लम। लेकिन एक ज्यादा प्रैक्टिकल और ज्यादा फिजिबल, एक्चुअली प्रैक्टिकल को ही फिजिबल कहते हैं, तो प्रैक्टिकल और फिजिबल अप्रोच जो है उसकी जरूरत है इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। मार्क कीजिएगा, यहां पे दिस लिखा हुआ है, ठीक है। क्यों में है, नो वन कैन डिनाई द इंपॉर्टेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स इन आवर एग्रीकल्चर। हमारे एग्रीकल्चर में कोई भी पेस्टिसाइड्स के रोल को डिनाई नहीं कर सकता। मतलब ये नहीं कह सकता कि पेस्टिसाइड्स हमारे एग्रीकल्चर के लिए जरूरी नहीं है। आर में लिखा है, द प्रपोज्ड अमेंडमेंट इज एन अटेम्प्ट एट डूइंग दिस, बट इन द प्रोसेस इट सीम्स टू हैव गॉन ओवरबोर्ड इन मोस्ट केसेस। लिखा है कि हमारा जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है ना, मतलब अभी जो नियम हमें बताए गए हैं या जो सरकार ने जो नियम इंट्रोड्यूस किए हैं, ये एक अटेम्प्ट है ऐसा करने में। कैसा करने में पता नहीं, बट इन द प्रोसेस, लेकिन इस प्रोसेस में इट सीम्स टू हैव गॉन ओवरबोर्ड इन मोस्ट केसेस। पर ऐसा करने में ऐसा प्रतीत होता है कि ये इट किसके लिए आ रहा है नहीं पता, कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो ओवरबोर्ड जा चुके हैं, हद से ज्यादा, ऐसा मतलब उसके ऊपर जा चुके हैं। एस में है, इवन टुडे, आज भी, नियरली अ फोर्थ ऑफ आवर क्रॉप इज लॉस्ट ड्यू टू पेस्ट्स एंड वीड्स। आज भी हमारे जो उपज है उसका 1/4 जो है ना, वो आज भी पेस्ट खा जा रहे हैं, वीड्स खा जा रहे हैं, ठीक है। ये मैंने सबका हिंदी बता दिया आपको। आइए अब अरेंज करते हैं। आपको कहानी समझ में आ गई होगी अगर आपने हिंदी सुना है तो, कि इसमें बेसिकली कहा जा रहा है कि हमारे लिए जो पेस्टिसाइड्स है वो जरूरी है, पर उनसे जो पोल्यूशन डिस्चार्ज होता है उसको कंट्रोल करने की भी जरूरत है। अब देखो, आपका तरीका अपना हो सकता है, मेरा तरीका अपना है। मैं हमेशा पेयरिंग से बनाता हूं, ऑप्शन से बनाता हूं, तो मैं वही तरीका फॉलो करूंगा, ठीक है। आपको अगर ये तरीका ठीक लगे, इसको आप अडॉप्ट कर सकते हो। अगर आपको तरीका ठीक ना लगे, देन यू आर वेलकम कि आप अपने तरीके से बनाइए, ठीक है। आई, मुझे कहां पे क्या लॉजिक इसमें लग रहा था, जहां जहां से मैं कनेक्ट कर पा रहा था, मैं वहीं सीधा सीधा जा रहा हूं। देखो, यहां पे लिखा हुआ था, द प्रपोज्ड अमेंडमेंट इज एन अटेम्प्ट एट डूइंग दिस। सबसे पहले तो इस आर के पहले कहीं पे अमेंडमेंट की बात होनी चाहिए थी। एक चीज तो मुझे ये समझ में आई है। दूसरा लिखा हुआ है, इट सीम्स टू हैव गॉन। यहां पे इट कौन है, किसके बारे में कहा जा रहा है कि वो जरूरत से ज्यादा बढ़ चुका है? किसी ने तो कुछ किया होगा ना। तो यहां से जो समझ में आ रहा है कि जिसने अमेंडमेंट प्रपोज किया है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो ओवरबोर्ड जा चुका है। एक तो मुझे ये लिंक मिल रहा है। दूसरा लिंक मुझे क्या मिल रहा था, यहां पे लिखा हुआ था कि हमारा जो क्रॉप है ना, वो 1/4 पेस्ट्स और वीड्स खा जाते हैं, और पेस्ट और वीड्स को भगाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? पेस्टिसाइड्स का। तो यहां पे लिखा हुआ था कि कोई नहीं कह सकता कि पेस्टिसाइड्स जो हैं वो जरूरी नहीं है। और उसका रीजन यहां बताया गया था इसमें कि क्योंकि ये हमारे जो 1/4 है क्रॉप का, वो खा जाते हैं। जिसका मतलब है मुझे क्यू और एस में भी लिंक नजर आ रहा है। तो मोटा मोटा मुझे जो प्रिलिमिनरी समझ में आया वो ये है कि क्यू के बाद पी होगा, क्योंकि क्यू में बोला गया है कि कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स इंपॉर्टेंट नहीं है। एस में उसका रीजन बताया गया, क्योंकि आज भी 1/4 जो है वो पेस्ट और बीड्स खा जाते हैं, तो पेस्टिसाइड्स की तो जरूरत है। जिसका मतलब है क्यू के बाद पी होगा। आ जाइए ऑप्शन पे, क्यू के बाद पी होना चाहिए, नहीं है। क्यू के बाद पी होना चाहिए, नहीं है। क्यू के बाद पी होना चाहिए, नहीं है। क्यू के बाद पी नहीं है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैं पी क्यों लिख रहा हूं, मुझे लगा कि यार हाँ, किसी ऑप्शन में कैसे नहीं दिया, इतना गलत कैसे हो सकता हूं मैं। क्यू के बाद एस होना चाहिए ना, पी बोल रहा था गलती से, मैं मार्क एस कर रहा था, लिख पी रहा था। क्यू के बाद एस होना चाहिए, माफ कीजिएगा। क्यू के बाद एस होना चाहिए, क्यू के बाद एस है, क्यू के बाद एस है, क्यू के बाद एस नहीं है।
हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे, ठीक है। अच्छा, एक लिंक हमने आर में भी पकड़ा था कि किसी ने अमेंडमेंट प्रपोज किया है। S1 को पढ़िए, क्या लिखा है कि कोई डाउट नहीं है कि जो रूल्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं इंपोर्ट्स, मैन्युफैक्चर और पेस्टिसाइड्स के यूज को लेके, उसको और ज्यादा टाइटन अप करने की जरूरत है। क्या कहा जा रहा है भाई कि जो रूल्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं, यहां पे क्या कहा जा रहा था कि जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है गवर्नमेंट के, इसका मतलब ये है, ये जो इट था ना, ये गवर्निंग बॉडी या गवर्नमेंट के लिए यूज किया जा रहा था। विच मींस ये तो हमें अब समझ में आ गया कि हम स्टार्ट किससे करेंगे, हम आर से स्टार्ट करेंगे। तो पूरा पूरा लॉजिक क्या बना कि गवर्नमेंट ने नो डाउट जो रूल्स है उनको टाइटन अप किया है, ठीक है। ये ऐसी कोशिश की जा रही है कि इसे ठीक किया जा सके, लेकिन गवर्नमेंट इसको लेकर ओवरबोर्ड जा चुकी है, ठीक है। जिसका मतलब यह है कि आर से स्टार्ट होगा, क्यूएस होना चाहिए। यहाँ क्यू से स्टार्ट है, यहाँ आर से स्टार्ट है, आंसर होगा। क्लियर हुआ क्या? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। पीपल्स फियर ऑफ स्नेक्स सीम्स टू बी बेस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ मिसकंसेप्शंस। लोगों का जो डर है सांप को लेकर, वो बहुत ज्यादा गलतफहमी से बना हुआ महसूस होता है, प्रतीत होता है। S6 में है, येट पीपल विल इंसिस्ट दैट दे कैन नॉट टच अ स्नेक बिकॉज ऑफ इट्स स्लिमनेस। लेकिन फिर भी लोग ऐसा कहते हैं, लोग इस बात पे कायम रहते हैं कि वो एक सांप को नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो बहुत चिपचिपा होता है, स्लिमनेस होता है उसके अंदर। पी में द मोस्ट कॉमन वन इज द कन्विक्शन दैट ऑल दीज क्रीचर्स आर पॉइजनस। लिखा है सबसे कॉमन ये है कि ये जो सबसे कॉमन जो इसमें मतलब मैं अभी बता दूंगा तो आंसर हो जाएगा। खैर, द मोस्ट कॉमन वन, जो सबसे कॉमन वन है वो ये है कि जितने भी क्रीचर्स हैं वो सारे के सारे पॉइजनस हैं, ठीक है। क्यों में अनदर वेरी पॉपुलर आइडिया इज दैट रेप्टाइल्स आर स्लिमी टू टच। एक और बहुत पॉपुलर आइडिया है कि जो रेप्टाइल्स होते हैं वो बड़े चिपचिपे से होते हैं अगर छूने की बात हो तो। आर में स्नेक्स आर रियली ड्राई एंड कोल्ड, नॉट स्लिमी लाइक अ वेट केक ऑफ सोप बट रादर लाइक अ क्रोकोडाइल स्किन हैंडबैग टू द टच। लिखा है कि स्नेक्स जो होते हैं वो बहुत सूखे होते हैं, बहुत ठंडे होते हैं, वो बिल्कुल भी एक साबुन की तरह गीले नहीं होते, बल्कि ये एक क्रोकोडाइल की स्किन की तरह टफ होते हैं। In fact, the non-poisonous ones outnumber the poisonous ones by about 10 to 1। लिखा हुआ है, लेकिन यहां तक बात है कि जो गैर जहरीले जो सांप हैं वो 10 अगर है ना तो जहरीले सांप 1 होते हैं, उनका रेशियो 10:1 का है, ठीक है। आइए, बहुत आसान सवाल है, आपने तुरंत पेयरिंग कर लिया होगा, मैंने भी तुरंत पेयरिंग कर लिया। एसओ में क्या लिखा हुआ था, लोगों का जो स्नेक्स को लेकर डर है वो मिसकंसेप्शन के ऊपर बेस्ड है। अब यहाँ पे दो मिसकंसेप्शन बताए गए हैं। पहला ये बताया गया कि सबसे ज्यादा कॉमन ये है कि जितने भी क्रीचर्स हैं वो सारे के सारे जहरीले हैं। ये मिस्टेक नंबर 1 है, मतलब मिसकंसेप्शन नंबर 1 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखना अनदर वेरी पॉपुलर आइडिया, इसका मतलब ये मिसकंसेप्शन नंबर 2 है। मिसकंसेप्शन नंबर 2 है तो पहले क्या होना चाहिए था, पी, और उसके बाद कहीं क्यों होना चाहिए था, इमीडिएट बाद नहीं पर कहीं क्यों होना चाहिए था। अच्छा, इस मिसकंसेप्शन को सपोर्ट करने के लिए एक लाइन दिया हुआ था। यहाँ क्या बोला था, गलतफहमी यह है कि सारे सांप जहरीले होते हैं, और इसमें बोला गया कि ऐसा नहीं है, ज्यादा करके गैर जहरीले सांप होते हैं। जिसका मतलब है पी के बाद क्या होगा, एस होगा, पी के बाद क्या होगा, एस होगा, और ये कॉम्बिनेशन पहले होना चाहिए। मतलब अगर मैं 4 बिठाऊं तो शुरुआत के 2 में पी एस होना चाहिए था। अनदर मिसकंसेप्शन है तो यहां आएगा, उसको सपोर्ट करने के लिए बात कही गई तो यहां आएगा। तो आंसर क्या होगा, पी एस क्यू आर, गलत है, पी आर क्यू एस, पी एस क्यू आर आंसर होगा। 3 नंबर पे आओ। द फर्स्ट ग्रेट डिस्कवरी दैट मैन प्रोबेबली मेड वाज दैट ऑफ फायर। जो पहली डिस्कवरी जो इंसान ने बनाई थी वो थी आग की डिस्कवरी। S6 में द एनिमल्स वर नॉट क्लेवर इनफ टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस। जो जानवर थे वो इतने समझदार नहीं थे कि उन्होंने इससे कभी कुछ सीखा हो। P में है फायर समटाइम्स ऑकर बाय देमसेल्व्स इन द फॉरेस्ट परहैप्स बाय रबिंग टुगेदर ऑफ फ्लिंट्स और समथिंग एल्स। कभी कभी जो आग होती है ना वो खुद ब खुद से हो जाती है जब फ्लिंट्स आपस में टकराते हैं। तो क्यों में वी लाइट अ फायर नाउ बाय अ मैच। हम अभी एक माचिस से आग जलाते हैं, मैच को माचिस कहा जाता है। इन ओल्डन टाइम्स फायर्स वर मेड बाय स्ट्राइकिंग 2 फ्लिंट्स अगेंस्ट ईच अदर टिल अ स्पार्क केम फॉर सेटिंग फायर टू अ ड्राई थिंग। पुराने वक्त पे जो आग जलते थे ना वो कैसे जलते थे कि वो 2 फ्लिंट्स को आपस में टकराया जाता था, उससे चिंगारी आती थी और उससे सूखी चीजों में आग लगती थी। एस में है बट मैचेस आर क्वाइट रीसेंट थिंग्स। लेकिन मैचेस जो है वो बहुत हाल फिलहाल की बातें हैं। आइए, अरेंज करना है, हमें कोई पेयरिंग दिखा क्या आपको, मुझको तो दिखा। यहां पे भी मैच की बात की गई थी। क्या कहा गया था कि हम जो आग जलाते हैं, अब ध्यान दीजिएगा नाव की बात हो रही है, हम अभी जो आग जलाते हैं वो किससे जलाते हैं, मैच से जलाते हैं, ठीक है।
बट मैचेस आर क्वाइट रीसेंट थिंग्स। लेकिन इसी का कंटिन्यूएशन है ना कि हम अभी क्या करते हैं, माचिस से आग जलाते हैं, लेकिन माचिस जो है वो बहुत हाल फिलहाल में आया है, जिसका मतलब है क्यू के बाद क्या होगा, एस होगा। अब खुद कॉमन सेंस लगाओ, हम अगर कह रहे हैं कि ये बहुत हाल फिलहाल आया है तो अगला लाइन तो ये जरूर होना चाहिए कि पहले क्या होता था। आर में लिखा है कि पहले क्या होता था, कि पहले लोग फ्लिंट्स को आपस में टकराते थे, एक पत्थर जैसी चीज को आपस में टकराते थे और उससे आग निकलती थी, जिसका मतलब है अगला लाइन में होना चाहिए था आर। तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, क्यू होगा, क्यू के बाद एस होगा, एस के बाद आर होगा। ऑप्शन पे आ जाइए, क्यू एस आर नहीं है, क्यू एस पी है नहीं होगा, क्यू एस आर है, क्यू एस आर नहीं है, आंसर है। सिंपल सवाल। 4 नंबर पर आता है, अ कॉमन डिजीज ऑफ द आई इज कंजक्टिवाइटिस और पिंक आई विच ऑफन ऑकर्स इन स्कूल चिल्ड्रन। एक बहुत ही कॉमन डिजीज जो है वो है कंजक्टिवाइटिस, या जिसे हम पिंक आई भी कहते हैं, जो कि आमतौर पर स्कूल चिल्ड्रन में होता है। S6 में स्टूडेंट्स विद दिस कंडीशन शुड बी सेंट टू द डॉक्टर। बच्चे जिनके साथ ये परेशानी है उन्हें डॉक्टर के पास भेजना चाहिए। पी में है, दिस डिजीज स्प्रेड्स रैपिडली अमंग स्कूल चिल्ड्रन। ये जो बीमारी है ये स्कूल चिल्ड्रन में बहुत तेजी से फैलती है। क्यू में, अ व्हाइट डिस्चार्ज ऑल्सो अपीयर्स इन द कॉर्नर्स ऑफ द आईज। आंखों के किनारे एक व्हाइट डिस्चार्ज भी जम जाता है। आर में, वन और बोथ आई बॉल्स टर्न क्वाइट रेड एंड हैव अ फीलिंग ऑफ इरिटेशन। एक या दोनों आई बॉल्स जो है वो लाल हो जाते हैं और उनमें इरिटेशन की फीलिंग होती है। एस में है, दिस डिस्चार्ज फॉर्म्स अ क्रस्ट which can often be seen in the morning after the eyes have been shut all night। ये जो डिस्चार्ज है ये क्रस्ट फॉर्म कर लेते हैं, जो इसे अक्सर देखा जा सकता है सुबह के वक्त पे, जब रात को पूरी रात सोने के लिए आंखें बंद हो। आई हिंदी हमने समझ लिया, बहुत सिंपल सवाल है। तो देखो यहां पे एक चीज जो मुझे लिंक मिल रहा था, आपको भी मिला होगा, एक व्हाइट डिस्चार्ज जो है आंखों के किनारे हो जाता है। दिस डिस्चार्ज, दिस का मतलब क्या, पहले इस डिस्चार्ज के बारे में कभी बात की गई होगी, तभी हम कह रहे हैं ये डिस्चार्ज। मैंने कहा कि मैंने एक लड़का देखा है, वो लड़का मेरा दोस्त है। मैं डायरेक्टली यहां से तो स्टार्ट नहीं कर सकता कि वो लड़का मेरा दोस्त है, मैंने एक लड़का देखा है, नहीं बोल सकता ना, उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब है पहले क्यू में हमने डिस्चार्ज की बात की और एस में हम बोल रहे हैं दिस डिस्चार्ज। ठीक है, चलो एक लिंक मिल गया कि क्यू के बाद एस होना चाहिए। ऑप्शन पे आइए, क्यू के बाद एस नहीं है, क्यू के बाद एस नहीं है, क्यू के बाद एस है, क्यू के बाद एस है। अब 2 ऑप्शन हमारे पास बच रहे। अच्छा, फिर से हम पढ़ेंगे क्यू नंबर को। लिखा है, अ व्हाइट डिस्चार्ज ऑल्सो अपीयर्स। बोल रहा है कि एक व्हाइट डिस्चार्ज भी अपीयर होता है। अच्छा, भी अपीयर होने का क्या मतलब है, पहले हमने कुछ फ्लॉ बताया होगा, हम उसी को तो कंटिन्यू कर रहे हैं क्यू नंबर में। हमने पहले कुछ बोला होगा कि ये होता है वो होता है, और फिर हमने स्टार्ट किया कि ये भी होता है। इसका मतलब ये है कि कुछ और नेगेटिव उसका जो इंपैक्ट है इस प्रॉब्लम का, वो हमें कहीं नजर आना चाहिए। कौन से नंबर में आ रहा था, पी में लिखा था ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। उसके बाद तो हम ये नहीं बोल सकते कि व्हाइट डिस्चार्ज भी अपीयर होता है। इसमें लिखा था एक आंख या दोनों आंख लाल हो जाते हैं और इरिटेशन होता है। इसके बाद हम डेफिनेटली बोल सकते हैं क्यों ना, कि पहले हमने ये प्रॉब्लम बताया कि आंखें लाल हो जाती हैं, इरिटेशन होता है, फिर हमने बोला कि व्हाइट डिस्चार्ज भी अपीयर होता है। तो ये सारे उसी बीमारी के इंपैक्ट बताए जा रहे हैं। पहला इंपैक्ट है रेड हो जाएगी आंखें, दूसरा इंपैक्ट है इरिटेशन होंगी आंखों में, तीसरा इंपैक्ट है कि व्हाइट डिस्चार्ज जम जाएगा, जिसका मतलब है आर के बाद क्या होना चाहिए था, क्यू होना चाहिए था, आर के बाद क्यू होना चाहिए था, आर क्यू एस कॉम्बिनेशन होना चाहिए था। आर क्यू एस है, आर क्यू एस नहीं है, आंसर होगा। 5 नंबर पर बढ़े, आंसर पे मत जाना, मैं क्या आंसर मार्क कर रहा हूं ये तो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू बता दूंगा। आप ये चीज सीखने के लिए वीडियो देख रहे हो कि कैसे इस आंसर तक मैं पहुंचा और कैसे कम समय में इसको सॉल्व करना होता है। मैं समझा रहा हूं तो मुझे 3 से 4 मिनट एक सवाल में लग रहा है, आप खुद बनाओगे तो 30 से 40 सेकंड लगेगा इस सवाल में, है ना। 5 में देखिए, some students may feel that fast readers do not understand as much as slow readers। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा मान सकते हैं कि जो फास्ट रीडर्स हैं, जो तेजी से चीजों को पढ़ते हैं, वो उतने अच्छे से चीजों को नहीं समझ पाते जितना एक स्लो रीडर करता है। क्या बोला मैंने, जो बहुत तेजी से रीडिंग करते हैं वो अक्सर उतने अच्छे से चीजों को नहीं समझ पाते हैं उनके कंपैरिजन में जो स्लो रीडिंग करते हैं। S6 में, दिस स्टेटमेंट हाउएवर नीड्स टू बी मेड विद कॉशन। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको बहुत ही ज्यादा कॉशन माने बहुत ज्यादा केयरफुली इस स्टेटमेंट को बोलना चाहिए। पी में है, सम स्लो रीडर्स विल हैव गुड कॉम्प्रिहेंशन एंड अदर्स पुअर। कुछ जो स्लो रीडर्स होंगे उनके बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंशन होगा और कुछ का बहुत खराब। क्यू में है, अ क्विक ग्लांस एट द स्कोर्स विल शो दैट फास्ट रीडर्स समटाइम्स हैव वेरी गुड कॉम्प्रिहेंशन एंड समटाइम्स पुअर। एक क्विक ग्लांस जो है स्कोर पे वो ये दिखाता है कि जो फास्ट रीडर्स होंगे ना उनका बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंशन होगा और कुछ का बहुत ही खराब कॉम्प्रिहेंशन होगा।
आर में है दिस फैलेसी कैन इजिली बी डिस्प्रूव्ड व्हेन यू गिव द फर्स्ट रीडिंग टेस्ट इन अ क्लास। ये जो फैलेसी है, फैलेसी का मतलब क्या होता है, एक मैंने पहले भी आपको शायद समझाया ये वर्ड, फैलेसी का मतलब होता है कल्पना, एक मिथ आपने जो पाल रखा हो अपने लिए। तो कहा जा रहा है कि ये जो फैलेसी है, ये जो कल्पना है ना, इसको आराम से डिस्प्रूव किया जा सकता है जब क्लास में रीडिंग टेस्ट हो। एस में इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट में बोला जाए, देयर इज अ लिटिल रिलेशन बिटवीन रीडिंग स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन। लिखा हुआ अगर शॉर्ट में बोला जाए तो बहुत कम संबंध है रीडिंग स्पीड में और कॉम्प्रिहेंशन में। मतलब पूरे पैसेज में बेसिकली ये समझाया गया है कि कुछ जो फास्ट रीड करते हैं और जो स्लो रीड करते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, कोई कहता है कि दोनों बराबर है, कोई कहता है कोई ज्यादा समझेगा, कोई कम समझेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। अब हमें देखना है कि इसमें किस तरीके से अरेंजमेंट करना है। हिंदी मैंने आपको समझा दिया है। मेरा दिमाग सबसे पहले किस चीज के ऊपर गया मैं वो आपको बताता हूं। यहां पे लिखा हुआ था दिस स्टेटमेंट। क्या लिखा हुआ था? दिस स्टेटमेंट। इसका मतलब हम किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि S6 के पहले कोई स्टेटमेंट होना चाहिए, है ना, किसी ने कुछ कहा हो, कोई स्टेटमेंट हुआ हो, और उसे हम यहां फिट करेंगे। आइए, लिखा है सम स्लो रीडर्स विल हैव गुड कॉम्प्रिहेंशन एंड अदर्स पुअर। कुछ ऐसे स्लो रीडर्स होंगे जिनकी समझ अच्छी होगी और कुछ की खराब होगी। क्या ये एक स्टेटमेंट है? हाँ है, तो स्टेटमेंट। आगे बढ़ेंगे। अ क्विक ग्लांस एट द स्कोर्स विल शो दैट फास्ट रीडर्स समटाइम्स हैव वेरी गुड कॉम्प्रिहेंशन। अगर इसको पैनी नजर से देखा जाए या अगर इसको एक नजर से देखा जाए तो ये माना जा सकता है कि फास्ट रीडर्स जो हैं उनका कभी कभी वो मतलब उनका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होता है और कभी कभी खराब होता है। क्या ये एक स्टेटमेंट है? नहीं, स्टेटमेंट नहीं, क्योंकि यहां पे तो एक फैक्ट बोला जा रहा है कि अगर क्विक ग्लांस लिया जाए तो क्या होगा। ये जो कल्पना है इसको डिसअप्रूव किया जा सकता है फास्ट रीडिंग टेस्ट से क्लास में, फर्स्ट रीडिंग टेस्ट से क्लास में। क्या ये स्टेटमेंट है? नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं है। इन शॉर्ट, देयर इज अ लिटिल रिलेशन बिटवीन रीडिंग स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन। क्या ये पूरा स्टेटमेंट, ये जो पूरा स्टेटमेंट है, ये एक, मैं खुद इसको स्टेटमेंट बोल रहा हूं क्योंकि एक्चुअली ये स्टेटमेंट है कि शॉर्ट में ऐसा कहा जा सकता है कि बहुत कम संबंध है रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन में। क्या ये एक स्टेटमेंट है? हाँ जी, एक स्टेटमेंट है। यहां क्या बोला गया था? ये जो स्टेटमेंट है इसको कॉशन के साथ बोलना होता है। ये जो स्टेटमेंट है इसको कॉशन के साथ बोलना होता है। तो क्या ये मैं बोलूं कि एस पे आके खत्म हो जाएगा? आइए, एस पे आके खत्म हो रहा है, पी पे आके खत्म हो रहा है, एस पे आके खत्म हो रहा है, पी पे आके खत्म हो रहा है। गलत है। हालांकि पी भी एक स्टेटमेंट हो सकता था, पर अगर आप ये दोनों देखो तो एस नंबर ज्यादा सटीक है, क्योंकि यहां पे इन शॉर्ट लिखा हुआ है कि मोटा मोटा जिस्ट ये है पूरी बात का, मोटा मोटा हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन का आपस में बहुत कम संबंध है। और फिर क्या बोला जा रहा है? फिर बोला जा रहा है कि इस चीज को थोड़े से लेकिन ध्यान से बोलना है, क्योंकि हर जगह ये सही प्रूव नहीं होता। जिसका मतलब है या तो आंसर ए है या तो आंसर सी है। क्या ये चीज आप समझ पाए हो? आगे बढ़े, अब हम देखते हैं दोनों ऑप्शन में आंसर क्या है। ये पी से स्टार्ट है या आर से स्टार्ट है? अगर हम ये अंदाजा लगा लें कि किसके बाद क्या होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए, क्या लिखा था? कुछ स्टूडेंट्स ऐसा फील करते हैं कि जो फास्ट रीडर्स हैं वो उतने अच्छे से चीजों को नहीं समझते जितने अच्छे तरीके से स्लो रीडर्स बातों को समझते हैं। इसके बाद आर बिठा के देखते हैं। ये जो कल्पना है, ये जो फैलेसी है, इसको आराम से डिसअप्रूव किया जा सकता है फर्स्ट रीडिंग टेस्ट इन अ क्लास। कौन सी फैलेसी? यहां पे एक फैलेसी की बात की गई थी, यहां पे कल्पना की बात की गई थी कि कुछ स्टूडेंट्स का यह मानना है कि जो फास्ट रीडर्स होते हैं वो उतने अच्छे तरीके से नहीं समझते जितना एक स्लो रीडर समझता है। जिसका मतलब यह है कि ये जो आर लिखा है ये S1 के बाद होना चाहिए था। S1 में एक फैलेसी बताई गई, आर में उस फैलेसी को बस्ट किया गया, जिसका मतलब है S1 के बाद क्या होगा? आर होगा। आइए, स्टार्ट होना चाहिए आर के साथ। यहां पी से स्टार्ट है, यहां आर से स्टार्ट है, आंसर होगा। बोलिए समझ पाए कि नहीं? मैं फिर से वही बात बोलूंगा जो मैं हर बार बोलता हूं। आपको अगर ये तरीका ठीक लगा तो इससे बनाइए, वरना आपके अपने तरीके से समय पे अगर बन जा रहा है तो वो तरीका ठीक है। 6 पे आता है, लिखा है नोबडी लाइक्स स्टेइंग एट होम ऑन अ पब्लिक हॉलिडे स्पेशली इफ द वेदर इज फाइन। किसी को भी पसंद नहीं होता कि वो पब्लिक हॉलिडे पे अपने घर पे रुके, खास करके अगर मौसम अच्छा हो तो। इट वॉज वेरी पीसफुल इन द कूल ग्रास अंटिल वी हर्ड बेल्स रिंगिंग एट द टॉप ऑफ द हिल। बहुत शांति थी वहां ठंडे घास पर बैठने में, जब तक हमने पहाड़ के ऊपर एक बहुत ज्यादा बेल को रिंग करते हुए नहीं देखा। पी में, वी हैड ब्रॉट प्लेंटी ऑफ फूड विथ अस एंड वी गॉट इट आउट ऑफ द कार। हम बहुत सारा खाना अपने साथ लेकर आए थे, हमने उसे गाड़ी से बाहर निकाला। क्यों में, द ओनली डिफिकल्टी वॉज दैट मिलियंस ऑफ अदर पीपल हैड द सेम आइडिया। लिखा हुआ है सिर्फ इकलौती परेशानी ये थे कि लाखों लोगों के पास सेम आइडिया था। आर में, नाउ एवरीथिंग वॉज रेडी सो वी सैट डाउन नियर अ पाथ एट द फुट ऑफ अ हिल। अब चूंकि सब कुछ रेडी था तो हमने क्या किया कि हम एक पहाड़ के
पैर के नीचे बैठ गए, मतलब पहाड़ के नीचे बैठ गए। We moved out of the city slowly behind the long lines of car, but at last we came to a quiet country road and after some time stopped at a lonely farm. लिखा है कि हम शहर से बाहर निकले बहुत लंबी कार के कतार के साथ साथ, और आखिरकार हम एक बहुत शांत कंट्री रोड में पहुंचे, जहां कुछ वक्त के बाद हमें एक बहुत ही लोनली सा फार्म मिला। ये बेसिकली पिकनिक की बात हो रही है, एक फैमिली है जो पिकनिक मनाने गई है और उनका एक्सपीरियंस यहां पे शेयर किया गया है। ठीक है, चलो हम अरेंज करके देखते हैं किसके बाद क्या हो सकता है। S1 में लिखा था किसी को नहीं पसंद घर पे रहना पब्लिक हॉलिडे पे, खास करके मौसम अगर अच्छा हो। ठीक है, इसके बाद हम पी को बिठा के देखते हैं। लिखा वी हैड ब्रॉट प्लेंटी ऑफ फूड, हम अपने साथ बहुत सारा खाना लेके आए थे और हमने उसे कार से निकाला। क्या S1 के बाद पी का कोई संबंध लग रहा है? पी में बोला गया है कि हम किसी को पसंद नहीं है पब्लिक हॉलिडे पे रहना, दूसरा बोला जा रहा हम कार से खाना निकाल रहे हैं। अरे दोनों में क्या रिलेशन है? बीच का बहुत सारा घटना मिसिंग है ना, जिसका मतलब यह है कि S1 के बाद तो पी नहीं हो सकता। आई पी से स्टार्ट नहीं हो सकता, पी से स्टार्ट नहीं हो सकता, दो ऑप्शन हमने काट दिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, लिखा हुआ था वी हैड ब्रॉट प्लेंटी ऑफ फूड एंड, मैं इसी को पकड़ के बना रहा हूं। लिखा है हमारे पास बहुत सारा भोजन था और हमने उसे कार से निकाला। ठीक है, यहां लिखा था सिर्फ इकलौती परेशानी यह थी कि मिलियंस ऑफ अदर पीपल के पास सेम आइडिया था। पी और क्यू का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो पी के बाद क्यू नहीं हो सकता। यहां पी के बाद आ रहा है, यहां पी के बाद क्यू, गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। बोलो समझ पाए? कुछ भी पकड़ के बना सकते हैं, कोई भी एलिमेंट पकड़ के बना सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया। मैं इसको S1 पकड़ के भी बना सकता था कि S1 में लिखा हुआ पब्लिक हॉलिडे था और फिर था कि इतने सारे लोगों के पास सेम आइडिया था। उसके बाद मैं ये बोल देता कि बहुत ट्रैफिक जैम था, तो देखो S नंबर में लिखा है बहुत ट्रैफिक जैम था। मैं कैसे भी बनाऊं, समझ पा रहे हो ना? आगे बढ़े। 7 नंबर, a proposal to remove from circulation 5 पैसे coins has been given up by the center on advice from the Reserve Bank of India. लिखा है कि एक प्रपोजल है कि जो 5 रुपए के सिक्के हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह सलाह दी है सरकार को कि 5 रुपए का जो सर्कुलेशन वाला कॉइन है उसको हटा देना चाहिए। ठीक है, S6 में इट इज हाउएवर प्रपोज्ड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मिंटिंग दीज कॉइन्स बाय चेंजिंग देयर मेटेलिक कंटेंट। लेकिन ये प्रपोज किया गया है कि ये जो कॉइन है ना, इनके कॉस्ट को कम कर दिया जाए, जो इनका मेटेलिक कंटेंट है उसको कम कर दिया जाए, ये सिक्के बनाने का जो कॉस्ट है। ठीक है, पी में द गवर्नमेंट हैड बीन थिंकिंग ऑफ रिमूविंग फ्रॉम सर्कुलेशन इवन द 10 पैसे कॉइन्स। ये इवन को मार्क कीजिएगा, इवन को ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ये भी सोच रही है कि वो जो 10 पैसे का कॉइन है ना उसको भी हटा देगी। ठीक है, क्यों में the cost of minting a 5 पैसे coin is said to be 7 पैसे while the cost of minting a 10 पैसे coin is 10-15 पैसे। 5 पैसे बनाने का जो दाम आ रहा है सरकार को वो 7 पैसे आ रहा है, और जो 10 पैसे बनाने का जो दाम आ रहा है वो 10 से 15 पैसे आ रहा है। आर में moreover their removal would cause tremendous hardship to some people। moreover इसको मार्क कीजिएगा, ऐसी चीजें मिल जाती है ना तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। moreover का मतलब होता है इसके साथ साथ या इसके अलावा। इसमें लिखा है द आरबीआई हैड अपोज्ड दिस सेइंग दैट दे फिगर लार्जली इन पब्लिक ट्रांजैक्शंस। आरबीआई ने इसे अपोज किया ये कहते हुए कि इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा पब्लिक ट्रांजैक्शंस में किया जाता है। राइट, तो मोटा मोटा हमें यह समझ में आया कि इसमें जो 3-4 एलिमेंट है उसमें एक तो बोला गया कि 10 पैसा 5 पैसे के कॉइन को हटाना है, दूसरा बोला गया है कि भैया ये हटाने से परेशानी क्या होगी। ये दोनों पक्ष यहां पे बताए गए। ठीक है, अच्छा मैंने ये बोला था मोर ओवर को पकड़ना और मैंने ये बोला था कि यहां पे ये इवन को पकड़ना, दोनों बातें मैंने बोली आपको। ठीक है, क्या लिखा है? आरबीआई ने अपोज किया है आइडिया और ये कहा है कि इनका जो ट्रांजैक्शन है वो पब्लिक स्पेस में बहुत होता है, तो एक तो इनको ये बताया गया कि ये वाली प्रॉब्लम हो जाएगी अगर कॉइन्स को हटा दिया गया तो। ठीक है, अच्छा आर में लिखा था मोर ओवर। मोर ओवर का मतलब क्या होता है? इसके अलावा, मतलब एक प्रॉब्लम इसके पहले बताई गई होगी और ये वाला प्रॉब्लम नंबर 2 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना कि एक प्रॉब्लम इसके बाद बताई गई होगी, उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 हुआ होगा, तभी तो मोर ओवर लिख रहे हैं यहां पर। इसका मतलब ये इसके साथ साथ कोई एक प्रॉब्लम अगर बताई गई है तो एस में एक प्रॉब्लम हमें जो नजर आ रही है वो बताई गई है कि आरबीआई ने कहा है कि इस कॉइन को नहीं हटा सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में है, लोग इसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। इसके बाद आर में बताया गया कि इसको नहीं हटा सकते एक और रीजन से। क्या रीजन है? कि इसके वजह से जो लोग हैं उनको बहुत तकलीफ हो जाएगी, तो एस के बाद आर होना चाहिए था, एस के बाद आर होना चाहिए था। एस आर है, एस आर है, एस आर है, एस आर है। इंटरेस्टिंग, चारों के चारों ऑप्शन में एस आर है, तो ये तो फिक्स हो गया कि एस के बाद आर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ था? इवन। इवन का मतलब क्या होता है? इसे भी,
है ना। तो यहां पे लिखा था कि प्रपोजल आया है 5 पैसे के क्वाइन को गिव अप कर देने का, 5 पैसे के क्वाइन को बंद कर देने का एक प्रपोजल आया है। और इसके बाद है कि गवर्नमेंट ये भी सोच रही है कि 10 पैसे को भी हटा दिया जाए। बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि S1 में बोला गया 5 पैसे के क्वाइन को हटाना है, और ये भी कह रहे हैं कि 10 पैसे के भी क्वाइन को हटाना है, जिसका मतलब है स्टार्ट किसके साथ होना चाहिए था? P के साथ। ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया। हमारे पास 2 ऑप्शन है, यहां पे P है, यहां पे P है ना। अब हम ये देखेंगे कि P के बाद क्या होगा। बढ़िया सवाल है, P के बाद क्या हो सकता है। हम क्या करें, P के बाद या तो हम R को बिठा सकते हैं, इनफैक्ट S को बिठा सकते हैं, या तो हम Q को बिठा सकते हैं, या तो हम इसको बोले या तो हम Q को बोले। अच्छा, लिखा हुआ था यहां पे कि गवर्नमेंट ये सोच रही है कि 10 पैसे के क्वाइन को हटा देना है। ठीक, आरबीआई हालांकि इस चीज को अपोज कर रही है। आरबीआई ने एक प्रॉब्लम भी बताया है, ठीक है, कि ये हार्डशिप क्रिएट करेगा। यहां पे लिखा हुआ था कि जो कॉस्ट है इसके मिंटिंग का, इस कॉस्ट को कम करना है। जो कॉस्ट है इस कॉस्ट को कम करना है। क्या कॉस्ट का जिक्र और कहीं पर किया गया था? हाँ जी, यहां पे किया गया था। यहां पे कॉस्ट ऑफ मिंटिंग बताया गया था कि बनाने में कितना पैसा लगता है। तो क्यू में बोला गया है कि बनाने में इसे इतना पैसा लगता है, और S6 में बोला गया है कि इसके पैसे को कम करना है। तो ये बात भी फिक्स हो गई कि हमें क्यू पे जाके खत्म करना है। क्यू पे खत्म है, आर पे खत्म है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, PSRQ। क्लियर है? आगे बढ़े क्या? 8 में, इट इज अ कॉमन नॉलेज दैट पीपल गो आफ्टर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड टू गेट हैप्पीनेस। ये एक बहुत मतलब साधारण सी बात है कि लोगों को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं दुनिया में हैप्पीनेस के लिए। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, है ना, सारी सुख सुविधाएं, लोग इसे खुशी समझते हैं। S6 में लिखा है, he is conscious of the fact that happiness is within and not without। लिखा है कि वो इस बात को समझता है कि खुशी अंदर है, अंदर छुपी हुई है। ठीक है, यहां पे मार्क कीजिएगा, ही लिखा हुआ था। ये ही कौन है हमें पता नहीं है। The wise man with a properly attuned mind is happy with them in spite of them and without them too। एक समझदार व्यक्ति जो होता है ना, जो एक अच्छे मतलब बैलेंस्ड माइंड का व्यक्ति है, वो इनके साथ भी खुश है और इनके बिना भी खुश है। क्यों में, कैन अ कंडेम्ड प्रिजनर अवेटिंग एग्जीक्यूशन ऑन द मॉरो relish फूड हाउएवर डिलीशियस। क्या एक व्यक्ति जिसे कल फांसी की सजा मिलने वाली है, क्या वो खाना, अच्छा खाना एंजॉय कर सकता है, कितना भी डिलीशियस क्यों ना हो? But a little reflection will prove that in reality, these sense objects by themselves can never make a person happy। लिखा हुआ है कि लेकिन इस बात पे अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ये बात समझ में आती है कि ये जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, यहां पे देखिएगा दीज सेंस ऑब्जेक्ट्स बोला गया है, ये जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं ये खुद से किसी भी व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते। इट इज अ फॉली टू इक्वेट ऑब्जेक्ट्स विथ हैप्पीनेस। ये एक गलती है अगर आप हैप्पीनेस के साथ ऑब्जेक्ट्स को इक्वेट कर रहे हो। तो आइए अरेंज करें। मीनिंग हमने समझ लिया है। सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ था, ही इज कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट हैप्पीनेस इज विद इन। एक वो इस बात को समझता है कि जो हैप्पीनेस है वो अंदर है। अच्छा, इसके लिए हमें किसी व्यक्ति, किसी पुरुष का जिक्र होना चाहिए था S6 के पहले, तभी तो हम उसके लिए ही बोल रहे हैं। इस प्रोनाउन का कोई तो नाउन होता। आइए, लिखा था द वाइज मैन, इसके लिए ही लगाया जा सकता है। कैन अ कंडेम्ड प्रिजनर, क्या प्रिजनर मेल है कि फीमेल है, पता है? नहीं। दूसरा, अगर हम क्यू को देखें तो क्यू पे कोई भी ऑप्शन हमारा एंड नहीं था, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को ये चीजें अगर थोड़ी रिफ्लेक्शन की जाए तो ये समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति हैप्पी नहीं हो सकता सेंस ऑब्जेक्ट्स से। और फिर यहां लिखा है कि वो समझदार है इस बात के लिए कि हैप्पीनेस विद इन और विदाउट नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है दोनों में। इट इज अ फॉली टू इक्वेट ऑब्जेक्ट, इसमें किसी इंसान का जिक्र ही नहीं किया गया। तो मोटा मोटा बात यह है कि ये जो वाइज मैन यहां पे बोला गया था ना, इसी वाइज मैन के लिए हमने यूज किया है हीज। क्या बोला गया था? एक समझदार व्यक्ति जो होगा। अब सोचो, एक समझदार व्यक्ति जो होगा वही तो कॉन्शियस होगा इस चीज को लेके कि खुशी हमारे अंदर है, हमारे बाहर नहीं। जिसका मतलब है S6 के पहले P होना चाहिए था, हमारा अरेंजमेंट P पे एंड होना चाहिए था। P पे एंड है, P पे एंड है, R पे एंड है, नहीं हो सकता, P पे एंड है। एक ऑप्शन यहां से कट गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 1 में क्या लिखा हुआ था कि एक कॉमन नॉलेज है कि लोगों को डिफरेंट ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं हैप्पीनेस के लिए। ये कॉमन नॉलेज है। ठीक है, इसके बाद हम क्या बिठा सकते हैं? P तो हट गया, P तो लास्ट में है। लिखा था, क्या एक कैदी जो है उसे खुशी मिल सकती है भोजन से अगर उसको कल फांसी लगनी है? क्या S1 के साथ Q का कोई कॉम्बिनेशन बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा। अब देखना, कोई भी ऑप्शन इससे स्टार्ट नहीं है। R में है, लेकिन एक
छोटा सा रिफ्लेक्शन अगर किया जाए तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको खुश नहीं बना सकते। इसका मतलब यह है कि S1 के बाद तो R बिल्कुल फिट आ रहा है। ये कॉमन नॉलेज की चीज है कि ऑब्जेक्ट्स से खुशी मिलती है, और यहां पे फिर उसी ऑब्जेक्ट्स का जिक्र किया गया है कि जो एक ये अगर थोड़ा रिफ्लेक्ट किया जाए तो ये पता चलेगा कि जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपने आप में किसी भी व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते, आर। और उसके तुरंत बाद उसका एक एग्जांपल बिठा दिया गया था कि जो व्यक्ति कंडेम्ड है क्या वो किसी भी किस्म की चीजों को डिलीशियस बोल सकता है, तो आर के बाद क्यों होना चाहिए था। तो हमने ये देखा कि S1 के बाद R होगा, जिसका मतलब है R से स्टार्ट होना चाहिए, और उसकी इमीडिएट बाद Q होना चाहिए। यहां S से स्टार्ट है, R है पर उसके बाद S है, R है Q है, आंसर होगा। बोलो मेरी बात समझ में आई क्या? 9 नंबर पे आए क्या? लिखा हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट दैट इज नो लिटिल वैल्यूड so little valued today, and it is almost impossible to win world fame as a historian, yet this is exactly what Toynbee was able to। लिखा हिस्ट्री कैसे ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी आज बहुत कम कीमत है, और ऐसा है कि आप फेमस नहीं हो सकते एक इतिहासकार बनके, एक हिस्टोरियन बनके, लेकिन टोनी भी ऐसा कर पाया था। पता नहीं कौन है ये व्यक्ति। S6 में अमंग द सिविलाइजेशंस दैट ही स्टडीड वाज दैट ऑफ इंडिया। जो सिविलाइजेशंस उसने पढ़े हैं उसमें से इंडिया भी एक था। P में we usually think of history as a chronological account of the development of various states and empires under ruler। हम आमतौर पर इतिहास को ऐसे समझते हैं कि ये घटनाओं का क्रम है, जैसे जैसे घटना हुई वैसे उसका क्रम है, जो घटनाएं डिफरेंट स्टेट्स में हुई और डिफरेंट एम्पायर्स में हुई। टॉइनबीज व्यू ऑफ हिस्ट्री वाज डिफरेंट। टॉइनबीज का जो सोच थी हिस्ट्री को लेके वो डिफरेंट थी। He tries to find the pattern behind the growth and decay of civilization। वो एक पैटर्न ढूंढना चाहता था कि कोई भी सिविलाइजेशन कैसे पैदा हुआ, कैसे ग्रो किया, कैसे खत्म हुआ, इसके ऊपर। दो he used the recorded history of mankind, but he was interested not merely in the chronology of single states or group, but in the rise and fall of whole civilizations। जबकि उसने रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो मैनकाइंड है उसको यूज किया था, लेकिन वो ज्यादा इंटरेस्टेड इस चीज पे नहीं था कि किन क्रमों में घटना हुई है, बल्कि इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड था कि कैसे कोई सिविलाइजेशन बढ़ा और कैसे कोई सिविलाइजेशन खत्म हो गया। ठीक है, आइए हिस्ट्री की बात हो रही है। यहां पर क्या बोला गया था? हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप फेमस नहीं हो सकते, लेकिन टॉइनबी जो था वो फेमस हुआ था। इसके बाद हम किसको बिठा सकते हैं? लिखा है कि टॉइनबीज का जो हिस्ट्री का व्यू है वो डिफरेंट था। वो डिफरेंट था। कैसे डिफरेंट था? वो पैटर्न फाइंड आउट करना चाहता था। वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री पढ़ रहा था, लेकिन वो राइज और फॉल ऑफ सिविलाइजेशन पढ़ता था। जिसका मतलब ये है कि क्यू के बाद आर या एस होना चाहिए। अब किस हो सकता है, एस आर हो, आर एस हो, कुछ भी हो, पर मुझे पता है कि ये दोनों क्यू के बाद ही आएंगे। मैं जो बोल रहा हूं समझ पा रहे हो? क्यू के बाद ही आएंगे। ठीक है, आइए क्यू के बाद आर और एस होना चाहिए, तो यहां आर पहले लिखा हुआ है। क्यू के बाद आर और एस होना चाहिए है। क्यू के बाद आर और एस होना चाहिए, इसके पहले लिखा है। क्यू के बाद आर और एस होना चाहिए, यहां पे है। दो ऑप्शन हमने यहां से एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अच्छा यहां पे लिखा हुआ था कि टॉइनबीज का जो हिस्ट्री का व्यू था वो डिफरेंट था, राइट? पर हिस्ट्री एक्चुअली क्या थी? यहां पे लिखा हुआ है, हम आमतौर पर इसे एक क्रोनोलॉजिकल अकाउंट समझते हैं डिफरेंट वेरियस स्टेट्स और एम्पायर्स का, लेकिन इसका व्यू अलग था। मैं कैसे कहता हूं कि मैथ्स आमतौर पर हम देखते हैं कैलकुलेशन के लिए, लेकिन लेट्स से कि XYZ व्यक्ति का सोच डिफरेंट था। तो पहले हमने बोला एक जनरल बिलीफ क्या है, फिर हमने बोला कि उसका बिलीफ क्या है, और उसके बिलीफ के सपोर्ट में यहां पे दो बातें भी कही गई हैं, जिसका मतलब है पहले होगा P और उसके बाद होगा Q, और फिर R या S इन एनी ऑर्डर होगा। सो P के बाद Q होना चाहिए। आइए P के बाद Q होना चाहिए, यहां पहले है, P के बाद Q होना चाहिए, आंसर होगा। अब आप इसको अलग तरीके से बना सकते थे। मैं अगर सिविलाइजेशन वर्ड को पकड़ता, फिर मैं R और S को अरेंज करता और ऐसे बनाता। आपने वैसे बनाया, बिल्कुल सही है, मतलब सही होने से, समय पे बनने से। 10 पे आइए, लिखा इट वुड बी पॉसिबल टू अड्यूस मैनी एग्जांपल्स शोइंग व्हाट कुड बी डन विद द लिमिटेड मींस एट आवर एंसेस्टर्स डिस्पोजल इन द वे ऑफ मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल। लिखा है ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हम बहुत सारे एग्जांपल्स को अड्यूस करें। अड्यूस का मतलब होता है किसी भी एग्जांपल को साइट करना, कोट करना। तो हम सबूत के तौर पर बहुत सारे एग्जांपल्स को अड्यूस कर सकते हैं, साइट कर सकते हैं कि बहुत लिमिटेड मींस के साथ, मतलब बहुत कम सुविधाओं के साथ हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने कैसे लाइफ को कंफर्टेबल कर दिया था। आज हमारे सामने सब कुछ है, हमारे हाथ में सब कुछ है, फिर भी हम कंफर्टेबली लाइफ नहीं जी पा रहे। तो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हम ये जान लें कि हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो कितने अच्छे तरीके से लाइफ जीते थे, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। S6 में आई होप इन दिस एसे
टू मेक दैट कनेक्शन मैनिफेस्ट। मेरी उम्मीद है कि इस ऐसे में मैं वो कनेक्शन आपको समझा पाऊं। पी में, व्हाट हैव कंफर्ट एंड क्लीनलीनेस टू डू विथ पॉलिटिक्स, मोरल्स एंड रिलीजन। कंफर्ट और क्लीनलीनेस का मतलब सफाई का और आराम का पॉलिटिक्स के साथ, मोरल्स के साथ, रिलीजन के साथ क्या लेना देना है। क्यों में, but look more closely and you will discover that there exists the closest connection between the recent growth of comfort and the recent history of ideas। लेकिन अगर आप और नजदीक से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि बहुत मतलब नजदीकी संबंध है जो रिसेंट ग्रोथ ऑफ कंफर्ट है, हाल फिलहाल में जो कंफर्ट का ग्रोथ हुआ है उसमें, और आइडियाज के रिसेंट हिस्ट्री में। आर में है, दे शो that if they lived in filth and discomfort, it was because filth and discomfort fitted in with their principles, politics, moral and religious। ऐसा हमें अब वो दिखाते हैं कि अगर वो बहुत गंदगी और बहुत डिस्कंफर्ट में रह रहे थे तो वो उनके आदर्शों में, उनके पॉलिटिक्स में, उनके मोरल रिलीजियस में ये बहुत फिट आता था। एस में, एट अ फर्स्ट ग्लांस वन वुड से that there could be no casual connection between armchairs and democracy, sofas and family system, hot baths and religious orthodoxy। लिखा हुआ है एक नजर में सबसे पहले यह लगता है कि कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता आर्म चेयर्स और डेमोक्रेसीज में, सोफा और फैमिली सिस्टम में, गर्म पानी से नहाना और रिलीजन को फॉलो करने में। आइए चेक करते हैं, अगली चीज समझते हैं। जस्ट अ मोमेंट, मैं अपना फोन स्विच ऑफ करना भूल गया। ये सॉरी, मैं अपना फोन स्विच ऑफ करना भूल गया था। हाँ जी, आइए। क्या लिखा है? हमें अभी मतलब जो भी फैसिलिटीज हम देख रहे हैं अभी यहां पर, ये फैसिलिटीज पहले के जमाने में, पुराने वक्त पर ये फैसिलिटीज नहीं होते थे। फिर भी हमारे जितने भी पूर्वज हैं वो बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से जिंदगी जी रहे थे। ठीक है, लेट्स सी। कोई कनेक्शन दिख रहा था क्या यहां पर? मुझे एक कनेक्शन दिख रहा था। कहां पे? देखिएगा, यहां पे पॉलिटिक्स, मोरल्स और रिलीजन की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी? पॉलिटिक्स की, मोरल्स की, रिलीजन की। यहां पे किसकी बात हो रही थी? ध्यान दीजिएगा, एक जगह पे मुझे दिखा था, यहां पे प्रिंसिपल्स, पॉलिटिकल, मोरल और रिलीजियस। क्या बोला गया था? कंफर्ट और क्लीनलीनेस का क्या लेना देना है पॉलिटिक्स, मोरल्स एंड रिलीजन में। और यहां पे बताया जा रहा था कि कैसे ये पॉलिटिक्स जो है वो संबंधित है इन चीजों से, है ना। जिसका मतलब है पी के बाद, पी में जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब आर में दिया गया है ना। पी में जो सवाल पूछा गया था इसका जवाब आर में दिया गया है, तो पी के बाद आर होना चाहिए। ऑप्शन पे आइए, पी के बाद आर है, पी के बाद ऐसे नहीं हो सकता, पी के बाद आर नहीं है, पी के बाद आर है। दो ऑप्शन बचे हमारे पास, है ना, दो ऑप्शन बचे हमारे पास। आगे आते हैं, अब देखते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ था। हम और अगर कुछ पेयरिंग करने की कोशिश करें, यहां पे लिखा हुआ था कि ये बिल्कुल पॉसिबल है बहुत सारे एग्जांपल से कि कैसे लिमिटेड रिसोर्स में हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो बहुत कंफर्टेबली लाइफ जी रहे थे। ठीक, उसके बाद हम अगर अरेंज करने की कोशिश करें, लिखा हुआ है बट लुक मोर क्लोजली, बहुत ज्यादा क्लोजली देखो। ठीक है, आपको यह डिस्कवर होगा कि इसमें बहुत ज्यादा संबंध है आपस में। आपने अगर बहुत क्लोजली देखा तो आपको यह बात समझ में आएगी कि बहुत ज्यादा संबंध है आपस में। ठीक है, यहां लिखा था अगर आपने फर्स्ट ग्लांस में देखा तो इसके बीच में कोई कैजुअल रिलेशन नहीं होता, लेकिन अगर आपने और ध्यान से देखा तो आपको रिलेशन मिलेगा। क्या बोला मैंने? फिर से सुनो, यहां पे बोला गया था कि आपने बहुत ध्यान से देखा तो आपको ये रिलेशन मिला, लेकिन आप अगर ऊपर ऊपर से देखोगे तो आपको कोई रिलेशन नहीं मिलेगा। जिसका मतलब है क्यू के बाद ऐसा होना चाहिए था, क्यू के बाद ऐसा होना चाहिए था, क्यू के बाद ऐसे, क्यू के बाद ऐसे, दोनों में क्यू के बाद ऐसे। इंटरेस्टिंग, लेकिन हमने किससे कनेक्ट किया है? S1 के साथ। जिसका मतलब है स्टार्ट किससे होना चाहिए था? स्टार्ट होना चाहिए था क्यू के साथ। तो पूरा अरेंजमेंट क्या हुआ? बीच में फ्लो टूट गया था मेरा, मैं दोबारा समझा दे रहा हूं। S1 में बोला गया था कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे ये पता चलता है कि इनका जो लाइफ है ये बहुत ही ज्यादा मतलब हमारे पूर्वजों का लाइफ बहुत कम रिसोर्सेज के साथ अच्छा था। क्यों में बोला गया है, लेकिन आप और ध्यान से देखो तो आपको यह पता चलेगा कि इसमें कनेक्शन है जैसे जैसे ग्रोथ हुआ है कंफर्ट में। एस में बोला गया था आप अगर एक नजर से देखो तो आपको कोई कैजुअल रिलेशन इसमें नजर नहीं आएगा। क्या संबंध है कंफर्ट और क्लीनलीनेस का पॉलिटिकल, मोरल, रिलीजन के साथ? यहां बोला गया है कि उसका संबंध था।
तो जिसका मतलब है क्यू एस होना चाहिए था, पी आर होना चाहिए था। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, अगला। टू मोस्ट पीपल द टर्म टेक्नोलॉजी कंजर्स अप इमेजेस ऑफ मिल्स एंड मशीन्स। बहुत सारे लोगों के लिए ये जो टर्म टेक्नोलॉजी है ना, इसका मतलब होता है कि जैसे बोलेंगे टेक्नोलॉजी, आपके दिमाग में ये आएगा कि मिल्स होंगे वहां पर, मशीन्स होंगी वहां पर, लोग उसको टेक्नोलॉजी समझते हैं। S6 में it includes ways to make chemical reactions occur, ways to breed fish, plant forest और teach history। लिखा है इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके वजह से बहुत सारे फिश जो है उनको ब्रीड किया जाता है, फॉरेस्ट वगैरह को प्लांट किया जाता है और हिस्ट्री पढ़ाया जा सकता है टेक्नोलॉजी की मदद से। शायद यहाँ पे इट उसके लिए लिखा हुआ है। पी में द क्लासिकल सिंबल ऑफ टेक्नोलॉजी इज स्टिल द असेंबली लाइन क्रिएटेड बाय हेनरी फोर्ड हाफ अ सेंचुरी अगो। जो क्लासिकल सिंबल है टेक्नोलॉजी का, वो अभी भी वो असेंबली लाइन है जो कि हेनरी फोर्ड ने मतलब हाफ सेंचुरी अगो, मतलब 50 साल पहले बनाया था। क्यों में द इन्वेंशन ऑफ द हॉर्स कॉलर इन द मिडिल एजेस लेड टू चेंजेस इन द एग्रीकल्चरल मेथड्स एंड वाज सच अ टेक्नोलॉजिकल एडवांस। लिखा हुआ है कि जो हॉर्स कॉलर का जो इन्वेंशन है ना मिडिल एजेस में, उसके वजह से एग्रीकल्चरल मेथड्स में बहुत सारे चेंजेस आए और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी आई। मोरओवर, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स टेक्निक्स एज वेल एज द मशीन्स दैट मे और मे नॉट बी नेसेसरी टू अप्लाई देम। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर ऐसे भी टेक्निक्स है जिसमें ऐसे मशीन्स होते हैं कि जिसकी जरूरत पड़ भी सकती है और नहीं भी। दिस सिंबल, ये जो सिंबल है, however, has always been inadequate for technology has always been more than factories and machines। ये जो सिंबल है ये इनएडिक्वेट है, ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है उनके अंदर बहुत सारे फैक्ट्रीज और मशीन्स, मतलब टेक्नोलॉजी जो है वो फैक्ट्रीज और मशीन से ऊपर है। ठीक है, आई हाँ जी। तो इसमें कहीं पे कुछ आपको पेयर मिल रहा था क्या? मुझको एक पेयर मिला था, यहां पे देखना लिखा हुआ था दिस सिंबल। क्या लिखा हुआ था? दिस सिंबल। क्या कहीं पे और सिंबल का इस्तेमाल किया गया? यहां पे लिखा था सिंबल ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा है, जिसका मतलब ये है एस के बाद क्या होगा? पी होगा। एस के बाद क्या होगा? पी होगा। एस में क्या था? ये सिंबल, और पी में क्या था? सिंबल ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। तो इसका मतलब है पहले क्या होगा? पी होगा, और फिर क्या होगा? एस होगा। पहले हमने एक सिंबल के बारे में बात की है और फिर कहा दिस सिंबल, तो पी के साथ एस होना चाहिए, पी के साथ आर है, पी के साथ एस है, पी के साथ क्यू है, पी के साथ कुछ नहीं। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल सवाल हो गया। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, 12 नंबर। मैं एक बार जरा पानी पी लूं। लिखा है यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री अनाउंस्ड अ सीरीज ऑफ कंसेशंस टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री लास्ट मंथ। यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने अनाउंस किया है कंसेशंस ट्रेड और इंडस्ट्री का पिछले महीने। Manufacturers feel that prices of certain components may not be brought down because of the imposition of a 30% duty where there was none earlier। Manufacturers को ऐसा महसूस हो रहा है कि जो कुछ कंपोनेंट्स के जो प्राइसेस है ना, उन्हें नीचे नहीं किया जा सकता है क्योंकि 30% ड्यूटी है इसमें, जो पहले 0% थी। पी में है टुगेदर, एक साथ, these will result in a loss of revenue of ₹100 crore to the exchequer। exchequer मतलब गवर्नमेंट है यहां पर। लिखा है कि अगर सबको मिला दिया जाए तो इसमें लगभग 100 करोड़ के रेवेन्यू का नुकसान होगा गवर्नमेंट को। क्यों में? अर्लियर, पहले, दीज वर अट्रैक्टिंग कस्टम्स ड्यूटी वेरिंग फ्रॉम 0 to 100%। पहले इनके जो कस्टम्स ड्यूटी लगते थे वो 0 से लेके 100% के बीच में थे। आर में द चंक ऑफ द रिलीफ ऑफ 60 करोड़ हैज गॉन टू इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। जो 60 करोड़ का जो इसमें चंक है रिलीफ का, वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को मिला है। आर में रॉ मटेरियल्स, क्या हो गया? रॉ मटेरियल्स and piece parts now carry customs duty of 30% and 40% ad valorem respectively। लिखा है रॉ मटेरियल्स और जो पीस पार्ट्स हैं इसके, उनमें 30% से लेकर 40% एड वलोरम एक तरीका है टैक्स लगाने का, तो वो टैक्स लगता है, कस्टम्स ड्यूटी लगता है। आइए, कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने कुछ जो ड्यूटीज हैं, जो टैक्सेस हैं, वो कम किए हैं। गवर्नमेंट का क्या नुकसान हुआ, किस पे लगा, बेसिकली पूरा पैसेज उसी के बारे में लिखा। यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है सीरीज ऑफ कंसेशन। कंसेशन मतलब यहां पे रिबेट से है, टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री लास्ट मंथ। ठीक है, आइए अब हम ये देखते हैं कि इसमें से कहां पे हमें कुछ लिंक मिल रहा था। लिखा हुआ है अर्लियर दीज वर अट्रैक्टिंग, पहले ये इनके साथ कुछ टैक्स लगता था। क्या लगता था? कस्टम ड्यूटी लगता था।
क्या कहीं और कस्टम ड्यूटी की बात की गई थी? हाँ जी, यहां पे की गई थी, यहां पे की गई थी। मैं वो वर्ड नहीं मिला रहा, प्लीज मार्क कीजिएगा। मैं ये कस्टम ड्यूटी देख के पेयरिंग नहीं बना रहा, मैं ये देख रहा हूं कि यहां पे बोला जा रहा है कि 0 से 100% जो है वो पहले लगता था, और यहां पर बोला जा रहा है कि अभी कितना लग रहा है, 30% से लेकर 40%। तो दोनों में रिलेशन है ना। दीज लिखा हुआ था, यहां पे प्लूरल था, ये रहा आपका दीज का जवाब। नाउन यहां पर है कि रॉ मटेरियल और पीस पार्ट्स में अब 30 से 40% कस्टम ड्यूटी लगता है। पहले इनमें 0 से 100% कस्टम ड्यूटी लगता था, जिसका मतलब यह है कि एस के बाद क्यू होना चाहिए। यहां पे जो दीज लिखा हुआ था, ये दीज प्रोनाउन कौन से नाउन के लिए आ रहा था? वो आ रहा था रॉ मटेरियल्स एंड पीस पार्ट्स के लिए। तो एस के बाद क्यू होना चाहिए, आई ऑप्शन में है, एस के बाद क्यू है, एस के बाद क्यू है, एस के बाद क्यू है, यहां पे नहीं है। कट गया? क्लियर है? आगे बढ़े यहां से। अच्छा ये देखो, ये जो चंक है ये 60 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को मिला हुआ है। कौन से चंक की बात हो रही है? ये जो कंसेशंस थे, यहां की बात हो रही है कि ये जो कंसेशन का एक मोटा हिस्सा है ये केवल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को मिला है, क्योंकि 60 करोड़ का रेवेन्यू ये जनरेट कर रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि यहां पर क्या होना चाहिए था? आर होना चाहिए था। तो हमने आर बिठाया, जिसमें यह बोला गया कि इसमें 60 करोड़ रुपए जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को मिले, और फिर बोला गया किसमें लगे हैं? रॉ मटेरियल और पीस पार्ट में। जिसका मतलब है आर के बाद एस और एस के बाद क्यू होना चाहिए था। आर के बाद एस, एस के बाद क्यू, आर एस क्यू है, आर एस क्यू है, यहां पे भी आर एस क्यू है, यहां पे आर एस क्यू नहीं है। दो ऑप्शन हट गए। अब पूरा ही अरेंज करना पड़ेगा, इसमें कोई उपाय नहीं है हमारे पास। आई लिखा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कंसेशन लास्ट मंथ में, ठीक है। टुगेदर एक साथ मिलके लॉस का रेवेन्यू होगा 100 करोड़ रुपए। क्या होगा? साथ में मिलके 100 करोड़ रुपए का लॉस यहां पर होगा। और फिर बताया गया कि इसका ब्रेकअप क्या है, जिसका मतलब है सबसे पहले क्या होना चाहिए था? पी होना चाहिए था। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? सबसे पहले हमने पी अरेंज किया, जिसमें यह बोला कि शुरुआत कहां से हुई। उसके बाद हमने एस अरेंज किया, आर अरेंज किया, फिर एस अरेंज किया, फिर क्यू अरेंज किया। जिसका मतलब है आर पी, सॉरी पी आर एस क्यू, ये तो नहीं है, पी आर एस क्यू आंसर है। क्लियर है? बढ़िया सवाल था। आगे बढ़े यहां से। लिखा है, मास प्रोडक्शन हैज इंक्रीज द टेंडेंसी टू व्यू थिंग्स एज यूजफुल रेदर देन डिलाइटफुल। लिखा है, मास प्रोडक्शन जो है ना, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में चीजों को पैदा करने की जो टेंडेंसी है, उसमें चीजें यूजफुल ज्यादा नजर आती हैं, डिलाइटफुल कम। मतलब यह है चीजें ज्यादा एक्साइट नहीं करती, बस यूजफुल लगती हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में पैदा की जा रही है। Indeed, a lowering of quality usually results when mass production is substituted for more primitive methods. लिखा हुआ है कि इसमें क्वालिटी जो है उसकी वजह से क्या होता है, जो क्वालिटी को लोअर किया जाता है, जो क्वालिटी को लोअर किया जाता है उसकी वजह से क्या होता है, जब मास प्रोडक्शन जो है उसको सब्स्टिट्यूट, मतलब पुराने मेथड्स की जगह पे मास प्रोडक्शन लगने लगता है, मतलब जब बहुत बड़ी संख्या में चीजों को पैदा किया जाता है तो उससे क्वालिटी खराब हो जाती है। पी में लिखा है, these various things share nothing with the buttons except money value. ये जो वेरियस थिंग्स है, ये जो और चीजें हैं, इनका कुछ भी कॉमन नहीं है बटन्स के साथ, केवल और केवल मनी वैल्यू कॉमन है, ठीक है। क्यू में ऑल द रेस्ट यू विश टू एक्सचेंज फॉर फूड, शेल्टर एंड मैनी अदर थिंग्स। लिखा हुआ है कि बाकी सबको आप एक्सचेंज करना चाहते हो फूड के लिए, शेल्टर के लिए और बहुत सारी अलग अलग चीजों के लिए, मैनी अदर थिंग्स, मार्क कीजिएगा इसको। आगे, सपोज यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ बटन्स, हाउएवर एक्सेलेंट योर बटन्स मे बी, यू डू नॉट वांट मोर देन अ फ्यू फॉर योर ओन यूज। मान लेते हैं कि आप एक बटन बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हैं, आप कितना भी खूबसूरत बटन क्यों ना बनाए, आप उतना ही अपने पास रखोगे जितना आपके काम का है। एस में, and it is not even the money value of the buttons that is important to you. What is important is profit, which may be increased by lowering their quality. लिखा है कि और ये जो मनी वैल्यू है बटन का, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रॉफिट कितना बना रहे हो, जो प्रॉफिट बढ़ाया जा सकता है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करके। आइए अरेंज करते हैं। कहीं पे आपको कुछ कीवर्ड मिल रहा है क्या? मुझे दो जगह पे कीवर्ड मिला है, आपने नोटिस किया था क्या? एक तो यहां पे क्वालिटी को लोअर करने की बात हो रही थी, ठीक है, और S6 में बोला गया था कि लोअरिंग ऑफ क्वालिटी से क्या फर्क पड़ता है, जिसका मतलब है S के बाद S6 था। तो क्या अगर मैं ऐसे बोलूं कि S पे जाके हमारा अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा, तो मैं गलत नहीं बोल रहा? S पे खत्म है, S पे खत्म है, R पे खत्म है, S पे खत्म है। एक चीज हो गया। आगे बढ़ते हैं यहां से। अब क्या लिखा हुआ था? These various things share nothing with the buttons. यहां पे various things के बारे में बात की गई थी और यहां पर many other things के बारे में बात की गई थी।
क्या बोला गया था कि आप सब कुछ एक्सचेंज कर लेते हैं, फूड, शेल्टर और बहुत सारी चीजों के लिए। इन बहुत सारी चीजों का, क्योंकि यहाँ पे दीज लिखा हुआ था, इन बहुत सारी चीजों का आपके साथ और कोई संबंध नहीं, केवल पैसे का वैल्यू है। जिसका मतलब है क्यू के साथ क्या होना चाहिए था, पी होना चाहिए था। तो हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं जिसमें क्यू के बाद पी हो। यहाँ पे क्यू के बाद पी है, यहाँ पे क्यू के बाद आर है, नहीं हो सकता। यहाँ क्यू के बाद आर है, नहीं हो सकता। आंसर कौन सा है? 13 का, आर क्यू पी एस। क्लियर? 14 पे आइए। द जायंट वॉल ऑफ द धौलाधर रेंज इन हिमाचल प्रदेश इज वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग साइट्स इन द हिमालयाज। ये जो धौलाधर रेंज का की जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं, जो पहाड़ी है, वो सबसे स्टनिंग साइट है हिमालय का। पी में, एज द लाइफ ऑफ द रीजन इट एक्ट्स एज अ वाटरशेड रिज बिटवीन चंबाज रिवर सिस्टम एंड कांगरास बियास रिवर सिस्टम। लिखा हुआ है कि एक ये जो लाइफ लाइन है इस रीजन का, इसके तौर पर ये एक वाटरशेड रिज का काम करता है चंबा नदी के पानी में और कांगड़ा नदी के पानी में, कांगड़ा ब्यास नदी के पानी में। क्यू में, ऑल्दो ऑफ मॉडेस्ट एल्टीट्यूड कंपेयर्ड टू अदर हिमालय रेंजेस, हाईएस्ट धौलाधर पीक इज लेस देन 5000 मीटर। जबकि ये अगर और हिमालय के रेंजेस को देख लिया जाए, उसके कंपैरिजन में ये छोटा है, इसकी हाइट कम है, ठीक है, क्योंकि ये 5000 मीटर से भी कम है। Thus, the धौलाधर could be stated as the lifeline of the region. इसीलिए हम धौलाधर को लाइफलाइन कह सकते हैं इस रीजन का। एस में, डिस्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद, द रेंज स्वीप्स अप एन एस्टाउंडिंग 12000 फीट फ्रॉम द वैली फ्लोर, क्रिएटिंग अ बैरियर वॉल इन दैट इज स्ट्राइकिंग टू लुक एट। इसके बावजूद जो रेंज है वो लगभग 12000 फीट वैली फ्लोर को घेर के रखता है और ये एक बैरियर बनाता है जो देखने में बड़ा खूबसूरत है। S6 में, लूमिंग ओवर द हिल स्टेशंस ऑफ धर्मशाला एंड मकलोडगंज, द धौलाधर इज अ पॉपुलर ट्रेकिंग डेस्टिनेशन। जो हिल स्टेशन है धर्मशाला और मकलोडगंज के, उसके ऊपर ये रहता है, मतलब उसके इर्द गिर्द ये है, और धौलाधर जो है ये बहुत ही पॉपुलर ट्रेकिंग डेस्टिनेशन भी है। आइए अरेंज करें। आपको भी मिला होगा, मुझे भी मिला है। एक जो मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा था, यहाँ पे लाइफलाइन की बात हो रही थी कि ये इस रीजन का लाइफलाइन है, और यहां पे बोला जा रहा था कि लाइफलाइन होने के तौर पर, एज द लाइफलाइन, ठीक है। तो यहां पे पहले बताया गया आर में कि ये लाइफलाइन है, और पी में बताया गया लाइफलाइन होने की वजह से ये क्या करता है। जिसका मतलब है आर के बाद पी होगा, ये तो निश्चित है। आइए, आर के बाद पी होना चाहिए है, आर के बाद पी होना चाहिए, नहीं है। आर के बाद पी होना चाहिए है, आर के बाद पी होना चाहिए, नहीं है। क्लियर है? अच्छा, दूसरा पकड़ते हैं। यहां डिस्पाइट लिखा हुआ था। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। ये मैंने पहले भी आपको समझाया है कि डिस्पाइट का मतलब होता है किसी काम के बावजूद। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि ये होने के बावजूद मैंने बहुत पढ़ाई की, इसके बावजूद मैं फेल हो गया। तो मैंने बहुत पढ़ाई की पॉजिटिव था, मैं फेल हो गया नेगेटिव था। डिस्पाइट पॉजिटिव नेगेटिव के कॉन्ट्रास्ट चीजों को जोड़ता है। यहां पे क्या लिखा हुआ था? डिस्पाइट ऑफ दैट द रेंज स्वीप्स अप एन एस्टाउंडिंग 12000 फीट फ्रॉम द वैली फ्लोर। इसके बावजूद जो रेंज है वो 12000 फीट का है वैली फ्लोर से। अच्छा, ये तो पॉजिटिव बात है कि वो 12000 फीट का है। इसका मतलब अगर यहां पे कोई पॉजिटिव बात है और यहां डिस्पाइट्स कंजंक्शन से कनेक्ट किया गया है इसको, तो इसका मतलब ये है कि इसके पहले जरूर कोई नेगेटिव बात होगा, तभी तो उसको डिस्पाइट से कनेक्ट किया गया है। तो ये रहा पॉजिटिव, इसके पहले नेगेटिव होना चाहिए। आई, नेगेटिव कहा है? ऑल्दो ऑफ मॉडेस्ट एल्टीट्यूड। यहां पे एक नेगेटिव बात बोली गई थी कि अगर कंपेयर किया जाए हिमालय के बाकी रेंजेस के साथ तो इसकी हाइट कम है, तो ये नेगेटिव कॉनोटेशन है। और यहां डिस्पाइट लाके पॉजिटिव बात कही गई है, तो क्यू के बाद एस होगा, ये बात फिक्स है, क्यू के बाद एस होना चाहिए। आइए, क्यू के बाद आर है, गलत है, क्यू के बाद एस है, आंसर होगा। बोलो समझ पाई क्या? 16 नंबर पर आए। ट्रूथ इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन द टीचर। सच्चाई जो है वो टीचर से कहीं ज्यादा जरूरी है। पी में, विदाउट सेल्फ नॉलेज द एयरप्लेन बिकम्स द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रूमेंट इन लाइफ, बट विथ सेल्फ नॉलेज इट इज अ मीन्स ऑफ ह्यूमन हेल्प। अगर सेल्फ नॉलेज ना हो, है ना, तो एयरप्लेन जो है वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रूमेंट बन सकता है जीवन का। लेकिन अगर सेल्फ नॉलेज हो तो ये इंसानों की मदद करने का एक तरीका है। विजडम बिगिंस विद सेल्फ नॉलेज एंड विदाउट सेल्फ नॉलेज मेयर इंफॉर्मेशन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। विजडम जो है, समझदारी जो है, वो सेल्फ नॉलेज के साथ स्टार्ट होती है, और सेल्फ नॉलेज के बिना ये जो इंफॉर्मेशन है केवल, वो एक डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है। आर में, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, यू हैव टू बी द परफेक्ट टीचर टू क्रिएट अ न्यू सोसाइटी। आपको एक बहुत अच्छा टीचर होना पड़ेगा एक नई सोसाइटी बनाने के लिए। एंड टू ब्रिंग द परफेक्ट टीचर इनटू बीइंग यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। और एक अच्छा टीचर बनने के लिए आपको पहले खुद को समझना पड़ेगा। देयरफॉर यू हु आर द सीकर ऑफ ट्रूथ हैव टू बी बोथ द pupil and the teacher.
लिखा है आप जो सच्चाई ढूंढ रहे हो, आपको एक टीचर भी होना पड़ेगा और आपको एक स्टूडेंट भी होना पड़ेगा। पीपल मतलब स्टूडेंट होता है। सो अ टीचर मस्ट ऑब्वियसली बी द वन who is not within the clutches of society, who does not play power politics और seeks position of authority। So एक टीचर जो होता है वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो समाज के कंट्रोल में हो, जो पॉलिटिक्स का भूखा हो, पोजीशन का भूखा हो, ऑथोरिटी का भूखा हो। आइए अरेंज करते हैं पूरा का पूरा। कहीं पे कुछ समझदारी बोलो, कहीं पे कुछ लिंक मिला क्या? मुझको एक लिंक मिला था, यहां पे लिखा हुआ था केवल इंफॉर्मेशन से डिस्ट्रक्शन हो सकता है, और इसका एग्जाम्पल बोला गया था कि एयरप्लेन जो है वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। जिसका मतलब है यहां पे एक फैक्ट बोला गया और यहां पर उस फैक्ट को प्रूव किया गया, तो क्यू के बाद पी होना चाहिए। क्या बोला गया था कि विजडम जो है सेल्फ नॉलेज से स्टार्ट होता है, सेल्फ नॉलेज के साथ क्या होगा, सेल्फ नॉलेज के बिना क्या होगा, ये सारी बातें बताई गई हैं। यहां पे बोला गया था उससे डिस्ट्रक्शन होता है, यहां बता दिया गया डिस्ट्रक्शन का एग्जांपल कि एयरप्लेन को अगर बिना सेल्फ नॉलेज के यूज किया जाए तो वो डिस्ट्रक्टिव होगा। जिसका मतलब है क्यू के बाद पी होना चाहिए। आई क्यू के बाद आर है, क्यू के बाद पी है, क्यू के बाद एस है, क्यू के बाद एस है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 का बी। क्लियर है? आगे बढ़े क्या? 16 पे आते हैं। दो मोस्ट ऑफ अस टॉक ऑफ डिसिप्लिन, व्हाट डू वी मीन बाय दैट वर्ड? जबकि हम सब अक्सर बात करते हैं डिसिप्लिन के बारे में, पर डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? पी में द टीचर वुड अंडरस्टैंड ईच चाइल्ड एंड हेल्प हिम इन द वे रिक्वायर्ड। टीचर जो है वो हर एक बच्चे को समझेगा और उस तरीके से वो मदद करेगा। ठीक है? क्यू में बट इफ यू हैव 5 or 6 इन अ क्लास एंड एन इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग टीचर विद अ वार्म हार्ट, आई एम श्योर देयर वुड बी नो नीड फॉर डिसिप्लिन। लिखा हुआ है कि अगर आपके 5 या 6 बच्चे हैं क्लास में और एक अच्छा इंटेलिजेंट टीचर है जिसका दिल बहुत अच्छा है, तो डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है। When you have 100 boys in a class, you will have to have discipline, otherwise there will be a complete chaos। लेकिन अगर 100 बच्चे होते हैं क्लास में तो डिसिप्लिन की जरूरत होती है, वरना बिल्कुल chaos हो जाएगा। Discipline in schools becomes necessary when there is one teacher to 100 boys and girls। स्कूल्स में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है जब 100 बच्चे और गर्ल्स होते हैं और वहां पे एक टीचर होता है। And most of us are interested in mass movements, large schools with a great many boys and girls। और हम में से ज्यादा करके लोग जो हैं वो भीड़ में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, ऐसे बड़े स्कूलों में जहां पे बहुत सारे बच्चे हैं। We are not interested in creative intelligence, therefore we put up huge schools and enormous attendances। हम किसी भी क्रिएटिव इंटेलिजेंस में इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए हमें बहुत बड़े स्कूल और बहुत इनॉर्मस अटेंडेंस अट्रैक्ट करता है। अरेंजमेंट देखें इसका, क्या लिखा हुआ है? हम में से ज्यादा करके जो है वो डिसिप्लिन की बात करता है, लेकिन हम डिसिप्लिन समझते हैं क्या? कहीं कुछ लिंक मिला क्या? यहां पे देखिएगा द टीचर लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? जो टीचर है वो हर बच्चे को समझेगा और उसकी मदद करेगा। कब ये पॉसिबल है? जब बहुत कम संख्या में बच्चे हों क्लास में। अगर क्लास में बच्चे बहुत ज्यादा हैं तो क्या इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? नहीं ना। जिसका मतलब ये है कि हमें क्यू में बोला गया था कि अगर 5-6 बच्चे हो, इंटेलिजेंट टीचर हो, तो डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है। ठीक है? और यही टीचर की जो बात है, यहां पे देखना, यहां पे भी टीचर का लिंक था। यहां जो टीचर की बात है उसको कंटिन्यू किया गया पी में। टीचर हर बच्चे के ग्रोथ में मदद करेगा, तो क्यू के बाद पी होना चाहिए था। ऑप्शन पे आओ, क्यू के बाद आर है, क्यू के बाद पी है, क्यू के बाद एस है, क्यू के बाद पी है। 2 ऑप्शन है। ठीक है? क्यू पी ने अपना पेयर बना लिया। अच्छा, लिखा था डिसिप्लिन जो है स्कूल में वो नेसेसरी हो जाता है जब केवल एक टीचर है 100 बॉयज और गर्ल्स में। ठीक है? अगर ऐसा हो कि 100 बॉयज और गर्ल्स हैं क्लास में, तो वहां पे आपको डिसिप्लिन चाहिए होगा, वरना कंप्लीट केओस यहां हो जाएगा। जिसका मतलब यह है कि हमें आर और एस एक साथ बिठाना पड़ेगा। एस में क्या बोला गया था? डिसिप्लिन जो है स्कूल में वो तब नेसेसरी हो जाता है जब एक टीचर है और 100 बॉयज और गर्ल्स है। जब आपके पास 100 बॉयज हैं क्लास में, आपको डिसिप्लिन की जरूरत है, वरना क्लास जो है वो कंप्लीट केओस हो जाएगा। जिसका मतलब है एस के बाद क्या होगा? आर होगा। और इसी का कंटिन्यूएशन देखिएगा क्यू में था। लेकिन अगर आपके क्लास में 5 या 6 बच्चे, बोला गया था जब 100 बच्चे हैं तो आपको डिसिप्लिन की जरूरत है, लेकिन अगर 5 या 6 बच्चे हैं तो आपको डिसिप्लिन की जरूरत नहीं। जिसका मतलब है आर के बाद क्यू होना चाहिए था। तो कॉम्बिनेशन क्या बैठेगा? आर एस आर क्यू पी, एस आर क्यू पी। आंसर है। बोलो क्लियर है क्या? आगे बढ़े यहां से। लिखा है टॉल्स्टॉय फार्म वाज फाउंडेड इन 1910 बाय विच टाइम गांधी हैड ऑलरेडी कंसेप्चुअलाइज्ड आइडियाज दैट ही वुड डेवलप इन इंडिया। टॉल्स्टॉय फार्म जो है वो 1910 में
फाउंड किया गया था, जिस वक्त तक गांधी ने ऑलरेडी कंसेप्चुअलाइज कर लिया था कि वो किस किस्म का डेवलप इंडिया में करेंगे। ही वॉज रिच, वो अमीर थे, एंड यूज्ड हिज मनी टू बाय द लैंड एंड हेल्प सेट अप द फार्म। वो अमीर थे और उन्होंने अपने पैसे की मदद ली क्या करने में, सेटअप करने में फार्म को। क्यों में अ ज्यूइश आर्किटेक्ट कलेनबैक वाज बाय हिज साइड थ्रू आउट दिस पीरियड। एक ज्यूइश आर्किटेक्ट थे कलेनबैक जो उनके साथ हमेशा थे इस पीरियड में। टॉल्स्टॉय फार्म बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोऑपरेटिव कम्युनिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। टॉल्स्टॉय फार्म जो है वो एक रिसर्च का सब्जेक्ट बना बहुत सारे कोऑपरेटिव कम्युनिटीज के लिए पूरी दुनिया में। He first put in the social, moral and religious components of his doctrine. उन्होंने पहले अपने सोशल, मोरल और रिलीजियस कंपोनेंट्स जो थे उनके नियम के, उनको पहले रखा, उनको आगे रखा। Both he and Gandhi often referred to the time they spent in Tolstoy farm as among the happiest in their lives. वो और गांधी दोनों जो वक्त उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म पे बिताया था, वो दोनों वो अपने जीवन का सबसे खुशी के पल मानते हैं उनको, जो समय उन्होंने एक साथ बिताया था टॉल्स्टॉय फार्म। आइए अरेंज करें। मुझे जो चीज समझ में आई मैं सीधा सीधा उस पे जा रहा हूं। लिखा है ही वॉज रिच, वो अमीर थे। किन के बारे में बात हो रही है? ही तो गांधी भी हो सकते, ही कलेनबैक भी हो सकते। तो जब मैंने सेंटेंस को आगे पढ़ा तो मैंने नोटिस किया, लिखा था यूज्ड हिज मनी टू बाय द लैंड एंड हेल्प सेटअप। मतलब ये सेटअप उनका अपना नहीं था, उन्होंने बस मदद की थी सेटअप करने में। हम जानते हैं टॉल्स्टॉय फार्म महात्मा गांधी के लिए फेमस है, महात्मा गांधी ने सेटअप किया था। मदद किसने की थी? मदद की थी कलेनबैक ने। इसका मतलब है ये पी जो है ये क्यू के बाद आएगा। पहले हमें बताना पड़ेगा ना कि एक ज्यूइश आर्किटेक्ट थे कलेनबैक जो उनके साइड पे थे इस पीरियड में, इस पूरे दौर में, है ना, उनके बगल में थे वो। जिसका मतलब ये है भाई साहब कि यहां पे ज्यूइश आर्किटेक्ट कलेनबैक के साथ साथ क्यू के बाद पी होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई क्या? क्यू के बाद पी होना चाहिए। क्यों में लिखा था ज्यूइश आर्किटेक्ट कलेनबैक जो थे वो उनके साइड पे थे पूरे वक्त पे, राइट। पी में लिखा हुआ है वो अमीर थे, उन्होंने हेल्प किया सेटअप करने में। यही अब कौन है? अब ये कलेनबैक है। क्लियर है? मेरी बात समझ में आई ना? इसका मतलब ये है क्यू के बाद पी होना चाहिए था। ऑप्शन पे आइए, क्यू के बाद आर है, क्यू के बाद पी है, क्यू के बाद आर है, क्यू के बाद पी है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। इस लाइन को पढ़िएगा। बोथ ही एंड गांधी ऑफन रेफर टू द टाइम दे स्पेंट इन टॉल्स्टॉय फार्म। यहां पे लिखा हुआ है कि बोथ ही एंड गांधी, मतलब वो और गांधी, वो दोनों इस समय को ऐसे रेफर करते हैं कि जो उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म में बिताया वो उनके जीवन का सबसे अच्छा पल था। ये S6 है। अब S6 के पहले देख लो क्या होगा, या तो R हो सकता है या तो S हो सकता है। बिठा के देख लेते हैं। R को बिठाते हैं। टॉल्स्टॉय फार्म जो है वो एक सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च बना पूरी दुनिया के लिए। इसके बाद आप S6 को बिठा के देखो, वो और गांधी। ये तो बड़ा डिटैच सेंटेंस लग रहा है। यहां पे हमने टॉल्स्टॉय फार्म के बारे में एक जनरल बात कही और फिर कह रहे हैं ही और गांधी ऑफन रेफर टू। डिस्कनेक्टेड लग रहा है ये। एस को बिठा के देखते हैं। ही फर्स्ट पुट इन द सोशल, मोरल, रिलीजियस कंपोनेंट ऑफ हिज डॉक्ट्रिन। वो पहले थे, किनके बारे में बात हो रही है? कलेनबैक के बारे में। कलेनबैक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी के कल्चरल, सोशल, मोरल और रिलीजियस कंपोनेंट को डॉक्ट्राइन में लाया था, यूज में लेके आए थे। मतलब जो बातें महात्मा गांधी कह रहे थे, ये जो कलेनबैक व्यक्ति हैं, मैं शायद इनका नाम प्रोनाउंस पता नहीं ठीक से कर रहा हूं या नहीं, तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी के आइडियल्स को एक्चुअली में प्रैक्टिकल बनाया था। ये और गांधी दोनों कहते हैं कि ये वक्त इनके जीवन का सबसे अच्छा पल था। ये बिल्कुल कनेक्टेड लग रहा है ना कि हमने इनके बारे में बात कही है, तो खत्म किससे होना चाहिए था? एस से खत्म होना चाहिए था। यहाँ पे ऐसे आंसर कौन सा होगा? डी। तो अरेंजमेंट क्या हुआ? क्यू में उन्होंने बोला, हमने बोला कलेनबैक नाम के एक बहुत अमीर जीविश थे जिन्होंने इनकी मदद की। आर में बोला गया ये एक रिसर्च का जगह बना, और फिर हमने सॉरी पी में और एस में हमने फिर बिठाया कि मोरल, कल्चरल जो इनके डॉक्ट्राइन्स थे उनको अप्लाई किया था। आइए। It is doubtful if mankind throughout his long history has ever lived at all sustainably. ये बहुत डाउटफुल है कि जो इंसान है ये अपने पूरे जीवन में कभी सस्टेनेबली रहा भी है या नहीं। जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते रहते हैं, ये बहुत डाउटफुल है कि कभी ऐसा हुआ भी है या नहीं। पी में, बट इन जनरल मैनकाइंड हैज रिगार्डेड द एनवायरनमेंट एज एन एंडलेस रिसोर्स टू बी एक्सप्लॉइटेड एंड प्लंडर्ड। लेकिन इन जनरल अगर बोला जाए तो मैनकाइंड ने हमेशा एनवायरनमेंट को एक एंडलेस रिसोर्स माना है। हमेशा हमने अपने पृथ्वी को एक एंडलेस रिसोर्स माना है, कभी ना खत्म होने वाला रिसोर्स माना है, और जिसे हम एक्सप्लॉइट करते आए हैं, जिसका हम दोहन करते आए हैं, और जिसे प्लंडर्ड करते आए हैं, लूटते आए हैं। पी में, सॉरी क्यू में, मे बी a few isolated tribals groups found the necessary balance with nature, lived with the desire for endless more। लिखा हुआ है कि
शायद ही कुछ ऐसे आइसोलेटेड ट्राइबल ग्रुप्स थे जिन्होंने पर्यावरण के साथ बैलेंस बनाया है, ठीक है, और इस इच्छा में नहीं है कि हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। Now we have reached a point where we are on the verge of destroying ourselves and most of the life on earth. अब हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे हमने लगभग हम उस वर्ज पे पहुंच चुके हैं, उस कोने पे पहुंच चुके हैं जहां पे हमने अपने आप को बर्बाद कर लिया है और अर्थ को भी बर्बाद कर दिया है। This process has accelerated greatly since the industrial revolution. ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा बढ़ा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से। S6 में the concept of sustainable is so far from reality that it is almost laughable. जो सस्टेनेबल का कॉन्सेप्ट है वो इतना दूर है रियलिटी से कि ये लगभग हंसने जैसा है, ये लगभग लाफेबल है। आइए अरेंज करते हैं। कहीं पे कुछ लिंक मिल रहा था क्या? मुझे एक जगह मिला था, लिखा था दिस प्रोसेस हैज एक्सेलरेटेड। ये प्रोसेस और बढ़ गया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। कौन से प्रोसेस की बात हो रही है? हम उस जगह पर आ गए हैं जहां पे हमने अर्थ को बर्बाद कर दिया है। क्या ये प्रोसेस है? नहीं। कुछ ट्राइबल ग्रुप्स जो है वो बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। क्या हम ऐसा बोलेंगे कि कुछ ट्राइबल ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने बैलेंस क्रिएट किया है और ये बढ़ता गया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ? फिर तो अभी तक सब कुछ बैलेंस हो जाना चाहिए था। नहीं, हम किसी नेगेटिव चीज के बारे में बोल रहे हैं कि वो बढ़ता गया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद। लिखा हुआ था कि जो हम लोग हैं ना, हम एज ए ह्यूमन बीइंग हमने एक्सप्लॉइट किया है, प्लैंडर किया है अर्थ को। और हमको पता है, हम सब जानते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद हमने संसाधनों को कितना मिसयूज किया है। इसका मतलब पी के बाद एस होना चाहिए था। पी में हमने बोला कि हम इसे लूट रहे हैं और एस में बोला कि ये प्रोसेस और तेज हो गया लूटने का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद। तो पी के बाद एस होना चाहिए था। ऑप्शन पाइए, पी के बाद क्यू है, पी के बाद एस है, पी के बाद क्यू है, पी के बाद कुछ नहीं। अच्छा, सिंपल सवाल था। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्यू पी एस आर। आगे बढ़े। लिखा है मेजरमेंट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। मेजरमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, ठीक है। पी में इट ऑल्सो इंडिकेट्स वेयर थिंग्स आर नॉट गोइंग सो वेल सो दैट करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन। ये भी ये बताता है कि कहां पे चीजें ठीक नहीं चल रही हैं ताकि करेक्टिव एक्शन लिया जा सके। क्यू में इट आइडेंटिफाइज वेयर थिंग्स आर गोइंग वेल टू प्रोवाइड द फाउंडेशंस फॉर बिल्डिंग फर्दर सक्सेस। ये वो जगह पहचानता है जहां पर चीजें ठीक नहीं जा रही ताकि फाउंडेशंस प्रोवाइड किया जा सके, उसके ऊपर और ज्यादा सक्सेस बिल्ड किया जा सके। इट इज अ बेसिस फॉर प्रोवाइडिंग एंड जनरेटिंग फीडबैक। ये एक बेसिस है जिसके थ्रू आप फीडबैक को जनरेट कर सकते हो और प्रोवाइड कर सकते हो किसी को। Measuring performance is relatively easy for those who are responsible for achieving quantifiable targets, for example sales। लिखा है परफॉर्मेंस को मेजर करना उनके लिए आसान है जो नंबर से डील करते हैं, जैसे कि सेल्स वाले लोग। It is more difficult in case of knowledge workers, for example scientists and teachers। ये ज्यादा डिफिकल्ट है उन लोगों के लिए जो नॉलेज वाला काम करते हैं, जो नंबर से नहीं खेलते, फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट और टीचर्स। लास्ट दो में मैंने जवाब आपको बता दिया। अगर आपने मेरी बात सुनी होगी तो आपने अरेंज कर लिया होगा। यहां पे बोला गया था ये ज्यादा डिफिकल्ट है, ज्यादा मुश्किल है उनके लिए जो नॉलेज वर्कर्स हैं। तो हम कहते हैं ये ज्यादा मुश्किल है उनके लिए, तो पहले हम आसान वाला बता दें कि इनके लिए आसान है, इनके लिए ज्यादा मुश्किल है। तो आसान किसके लिए है? यहां पे बोला गया था कि रिलेटिवली इजी है उनके लिए जो नंबर्स के साथ खेलते हैं, जिसका मतलब है एस के बाद S6 होना चाहिए था। तो हम ऐसा बोलेंगे एस पे आके एंड हो जाएगा, एस है, आर है, आर है, आर है, आंसर होगा। कितना सिंपल सवाल था। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। सो इसमें हमने 19 सवाल किए हैं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं जितना आसान आपके लिए बना पाऊं। बाकी आपने जो रीडिंग किया है, जितने अच्छे से आपकी इंग्लिश समझ आती है, पढ़ के आप जितना फील कर पाते हो, ये सारी चीज फैक्टर्स बहुत काम आते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और अच्छे सेंटेंस अरेंजमेंट के साथ। तब तक रीडिंग करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।